तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अकाउंट्स में से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के बारे में। अब तक हमने काफ़ी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अगर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने मिस किया है तो सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जैसे कि आपको पता है, एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो फर्म्स को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के बारे में जानकारी देता है। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कौन कौन से डिफरेंट केसेस होते हैं, कब हमें रेवेन्यू जो है वो पोस्टपोन करना पड़ता है, कब हमें वो रिकॉर्ड करना होता है, वो सारी डिटेल आज हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने को लेकर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 भी हमारे पास था, लेकिन वो स्पेसिफिकली था कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के लिए। यानी जब आप कंस्ट्रक्शन वर्क करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तब क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कंस्ट्रक्शन करने का वो 1 साल से ज्यादा टाइम ले लेता है, तब उसमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कैसे करते हैं वो हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। लेकिन ये एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें हम रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं ये देखेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क वाला नहीं। मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क वाले रेवेन्यू को निकाल के बाकी कुछ बचे हुए जो है रेवेन्यू वो कैसे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, वो आज के इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। पुरानी कोई वीडियो मिस की है तो जरूर देख लेना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के बारे में। डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, जहां पर डाउट होगा वहां पर आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये हमारे पास है 9, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किसके लिए है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने को लेकर। हम बिजनेस करते ही क्यों है? बिजनेस करने का मेन मकसद तो यही होता है ना, प्रॉफिट कमाना, रेवेन्यू जनरेट करना। तो रेवेन्यू जनरेट किया, रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट। उसके अकॉर्डिंग हमें कब कब कौन कौन सी एक्टिविटी का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है और कब कब कौन सी एक्टिविटी का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना है, वो आज हम देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो है वो एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो डील करता है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने को लेकर। यानी बिजनेस अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा। अब सबसे पहले तो बात ये आती है कि रेवेन्यू होता क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स हैं जिसको हम रेवेन्यू कह सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है इनफ्लो ऑफ कैश, सेकेंड हमारे पास आता है रिसीवेबल्स, और थर्ड हमारे पास आता है अदर कंसिडरेशन। यानी रेवेन्यू वो इन तीनों चीजों का ना टोटल है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें आपको कैश मिल रहा होता है, आपने गुड्स बेची, सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके बदले में कैश मिला, वो भी आपका रेवेन्यू है। दूसरी चीज क्या हो सकती है? आपने सामान बेचा, आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, लेकिन बदले में अभी कैश नहीं मिला है, बाद में मिलेगा, लेकिन रेवेन्यू तो ये अभी का है ना, क्योंकि आपने सामान बेच दिया, रिसीवेबल्स। और तीसरा होता है अदर कंसिडरेशन। अब ये अदर कंसिडरेशन का मतलब है इन काइंड। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हम कैश नहीं एक्सेप्ट करते, या कैश के बदले में हम कोई और चीज मांग लेते हैं। आप मेरे से 5000 का सामान लेके गए, आपके पास कैश नहीं थी, तो मैंने कहा कि ये आपके पास ये चैन है सिल्वर की, मेरे को ये अच्छी लग रही है, ये दे दो। आपने दे दी, ये भी मेरा रेवेन्यू है, क्योंकि मैंने वो चैन रिसीव करके आपको वो गुड्स बेच दी। बार्टर सिस्टम की तरह मत देखना इसे, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपका रेवेन्यू बताता है कि ये आपका रेवेन्यू है। क्योंकि कई बार बिजनेस में ऐसा होता है, हम काइंड्स में भी पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो
रेवेन्यू इज द ग्रॉस टोटल ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश प्लस एनी अमाउंट विच इज receivable but not yet received plus any other payments which are in the form of kind payment arising in the course of ordinary activity. अब ये बिजनेस, जो आपका बिजनेस है ना, उस बिजनेस में से ये जनरेट होनी चाहिए, तब हम इसको रेवेन्यू मानेंगे। मतलब जिस भी चीज का आपका बिजनेस है तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी होनी चाहिए। वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या होता है? ऑर्डिनरी एक्टिविटी में पहला आता है सेल ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स बनाकर बेचते हो या रेडीमेड गुड्स लेकर फिर बेचते हो तो सेल ऑफ गुड्स। सेकंड, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अगर आपका काम गुड्स बेचना नहीं है, आप एक सर्विंग कंपनी में डील करते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, सैलून सर्विसेज है या और कोई डॉक्टर सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज, तो सर्विसेज भी आपका ऑर्डिनरी बिजनेस हुआ। या फिर तीसरा, द यूज ऑफ अदर ऑफ एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज दैट इज विच यील्ड इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। आपके पास बहुत पैसा है, आपने वो पैसा उधार पर दिया, इंटरेस्ट अर्न किया, उधार पर दिया, इंटरेस्ट अर्न किया, वो भी रेवेन्यू है। आपके पास कोई एक इंटेंजिबल एसेट का राइट है, कॉपीराइट है, कोई ट्रेडमार्क है, कोई राइट है आपके पास, तो वो आप देकर रॉयल्टी चार्ज कर सकते हो। जैसे बुक पब्लिशर्स क्या करते हैं, मान लो मैं बुक का राइटर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बुक्स पब्लिश कर सकूँ, तो मैं पब्लिशर के पास गया, बुक पब्लिश करवाई और मैंने कहा कि भई आपने बुक का प्राइस 350 रखा है, क्योंकि राइटर मैं हूँ, तो मेरे को इसकी एक रॉयल्टी देते रहना, रेंट देते रहना। तो ये भी मेरी एक रेवेन्यू है, जो मैं कमा रहा हूँ। पर बुक 50 रुपीज़ मेरे को मिलेंगे रॉयल्टी। इसके बाद डिविडेंड, जब हम कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन द शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, तो हमें डिविडेंड मिलता है। तो वो भी हमारा क्या है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस का नॉर्मल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है? कैश में मिलने वाला, मिला नहीं लेकिन फ्यूचर में मिल जाएगा, रिसीवेबल्स या फिर पेमेंट्स इन काइंड, ये तीनों आपका रेवेन्यू है। ये कहाँ से जनरेट होने चाहिए? नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में। कौन सी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी? जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो उसको बेचने के बाद, जिन सर्विसेज में आप डील करते हो उनको सेल करने के बाद, और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा अदर राइट्स हैं और उनको आप दे रहे हो यूज करने के लिए किसी और को, तो उसके बदले में जो इंटरेस्ट, रॉयल्टी और जो डिविडेंड आपको मिला, वो भी आपका रेवेन्यू का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट ऑन एजेंसी रिलेशन। यानी इतना तो अब आपको पता चल गया ना कि रेवेन्यू क्या होता है। जब जब ये एक्टिविटी होंगी तब तब आप अपनी अपनी बुक्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट से। नेक्स्ट है नोट ऑन एजेंसी रिलेशनशिप। अब देखो कई बार क्या होता है, एज अ सेलर मैं एक एजेंट को हायर कर लेता हूं ताकि वो मेरे प्रोडक्ट्स को आगे बेच सके। तो मैंने पहले वो आपको सेंड की गुड्स, फिर आगे आपने बेची, तो इस सिचुएशन में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? सिंपल, जब आपने थर्ड पार्टी को सामान बेचा तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो। अब इसके बीच में आप एजेंट हो, मैं प्रिंसिपल हूं, मेरा रेवेन्यू कितना और आपका रेवेन्यू कितना? तो सिंपल है ना। मान लो जो गुड्स मैंने आपको बेची, बेची नहीं भेजी, वो 50,000 की है। ठीक है। आपने आगे ये गुड्स थर्ड पार्टी को बेच दी, आपने बेची 50,000 की। ठीक है। तो ये 50,000 आप मेरे को वापस करोगे, है ना, टू दी ऑनर। तो मेरा रेवेन्यू कितना हुआ? 50,000। लेकिन आप तो एजेंट हो, तो आपको तो कमीशन मिलेगी ना। आपको कमीशन कहाँ से मिलेगी? 2 तरीके हो सकते हैं। या तो मैं कहूँगा 50,000 का मैंने आपको बताया है, ऊपर इससे ऊपर जितना बेच सकते हो, 55, 60, 65 जितना आप बेच सकते हो उतने का बेचो, मेरे को 50,000 दे देना जब बिक जाए। तो मेरा 50 था, बाकी जितना आपने ऊपर कमाया आपका। या फिर मैं आपको कमीशन बेसिस पर रख सकता हूँ ना। तो उस सिचुएशन में आपका रेवेन्यू कितना होगा? जितनी मैंने आपको कमीशन देनी है, मान लो 5% या 10%, तो 50,000 का 10% 5,000, वो 5,000 आपकी रेवेन्यू है। तो इन एजेंसी रिलेशनशिप, रेवेन्यू इज द कमीशन अमाउंट, जो कमीशन आपको मिलेगी। रेवेन्यू इज द कमीशन अमाउंट, नॉट द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन। मतलब इन कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंट्री कंसिडरेशंस को साइड पे रखो।
एज अ एजेंट आपको कमीशन मिलेगी बस। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू वाला टॉपिक इसमें नहीं आता क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में आता है। ऐसे ही क्या कोई और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में नहीं आते? यस। पहला, रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मैंने बता दिया। नेक्स्ट, हायर परचेजेस, लीज एग्रीमेंट, रेवेन्यू जनरेटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स, रेवेन्यू जनरेटिंग टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज, ये सब इसमें एक्सक्लूड हैं, यानी ये हम इसमें डिस्कस नहीं करने वाले। इनके अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं, तो उनमें हम इनको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी गुड्स, फिर उसके बाद सर्विसेज, क्योंकि मेन हमारा इनकम सोर्स यही है ना, गुड्स और सर्विसेज। तो पहले सबसे पहले गुड्स की बात करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कब हम हमारी गुड्स की बिक्री को रेवेन्यू मान लेंगे और अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे? तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन, आप अपनी बेची हुई गुड्स का रेवेन्यू सिर्फ तभी रेवेन्यू मान के रिकॉर्ड करोगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो सबसे पहली फर्स्ट कंडीशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। द सेलर ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन द गुड्स फॉर अ प्राइस और सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ऑनरशिप टू द बायर। यानी जो सेलर है वो अपनी गुड्स की प्रॉपर्टी, अपनी गुड्स की ऑनरशिप, अपनी गुड्स का रिस्क, रिवॉर्ड सब ट्रांसफर कर चुके हैं। किसको? बायर को। तो ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? द सेलर रिटेन्स नो इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द गुड्स टिपिकली एसोसिएटेड विद द ऑनरशिप। जो सेलर है उसने प्रॉपर्टी, ऑनरशिप, रिस्क, रिवॉर्ड सब ट्रांसफर कर दिया, बायर को दे दिया। दूसरी कंडीशन, कि जब सब कुछ ट्रांसफर ही कर दिया तो इफेक्टिव कंट्रोल तो होगा ही नहीं ना। तो सेकंड कंडीशन भी यही है कि सेलर ने जब सब कुछ ट्रांसफर कर दिया तो सेलर के पास इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब है ऑनरशिप नहीं होनी चाहिए। वो उसको दे चुका है, बायर के हाथ में हैंड ओवर कर चुका है। तीसरा, द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज सर्टेन, कितना पैसा बदले में मिलेगा या कितना पैसा बदले में मिल गया वो पता होना चाहिए। अमाउंट कितनी है, कंसिडरेशन कितनी है, वो पता होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, देयर इज सर्टेनिटी फॉर द कलेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ सेल्स। सर्टेनिटी है, 100% आप श्योर हो कि पैसा आपको मिल जाएगा। बाद में मिले या ना मिले, बाद में बैड डेट क्रिएट हो जाए या बैड डेट फॉर प्रोविजन क्रिएट करनी पड़े, वो बात की बात है। अभी आपको पूरा यकीन है ऑन द टाइम ऑफ सेल्स कि भाई आपको इतना पैसा मिल जाएगा। So at the time of performance, it is reasonable to expect ultimate collection. That is, there is reasonable certainty of ultimate collection. आपके पास एक reasonable proof है कि आपको आपका पैसा मिलेगा। ठीक है, अब ये सब कंडीशंस किसकी थी? सेल्स ऑफ गुड्स की। जब आप गुड्स बेचते हो तो ये सब कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होंगी तो आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज उसी वक्त कर सकते हो। सर्विसेज के केस में क्या है? सर्विसेज के केस में ये सारे पॉइंट्स सेम है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स सेम है, लेकिन दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं। पहला, प्रोपोर्शनेट कंप्लीट मेथड। सेकंड, कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। अब देखो कई बार सर्विसेज ऐसी होती हैं जो एक ही बार में हमें कंप्लीट प्रोवाइड करनी होती, उनकी कोई स्टेजेस नहीं होती। और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो स्टेजेस में परफॉर्म की जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं हेयर सैलून करवाने के लिए हेयर सैलून के पास गया अपने हेयर ड्रेसिंग करवाने, तो इन दैट सिचुएशन मैं ये थोड़ी कहूँगा आधी दाढ़ी आज, आधी दाढ़ी कल, आधे बाल आज, आधे बाल कल। तो ये एक कंप्लीट सर्विस है। उस सिचुएशन में रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। लेकिन अगर स्टेजेस में डिवाइडेड है, मोर देन वन एक्ट है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जितना डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन होगा, उतना डिग्री ऑफ आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। जितना परसेंटेज वर्क कंप्लीट हुआ, उतने परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप अपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, ध्यान से देखो।
परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन एक्ट, जहां पर एक से ज्यादा काम करने के टाइम लगे, ज्यादा टाइम लगे और ज्यादा एक्ट हो, उस सिचुएशन में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू प्रोपोर्शनेटली विद द डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन, जैसे जैसे आपका काम होता जाए, जैसे जैसे आपके खर्चे होते जाएं, उसके अकॉर्डिंग आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाओ, है ना? नेक्स्ट, कंप्लीशन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मेथड। कंप्लीटेड सर्विसेज मतलब सिंपल एक सिंगल एक्ट है, उसी को परफॉर्म करना है और जब कंप्लीट हो जाए तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन रेंडरिंग सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड और सब्सटेंशियली कंप्लीट, मतलब या तो कंप्लीट हो चुका है या फिर लगभग हो ही चुका है, होने वाला है, तो भी आप पूरा रेवेन्यू एक ही बार में रिकॉर्ड कर सकते। चलिए, अब अदर रेवेन्यू सोर्सेस जो कि हमने बताया, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, ये कब कब रिकॉर्ड होते हैं? तो सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास आता है इंटरेस्ट। सिंपल, इंटरेस्ट जो है ना वो टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग, आउटस्टैंडिंग अमाउंट बेसिस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है। मान लो मैंने आपको आज लोन दिया, तो उसका इंटरेस्ट मेरे को आज ही थोड़ी मिलेगा, इंटरेस्ट एनुअली कलेक्ट होता है, तो पूरे 1 ईयर बाद, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी उसके ऊपर 1 ईयर के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट किया जाएगा और मेरे को पता चल जाएगा मेरा रेवेन्यू कितना है और तब मैं उसको रिकॉग्नाइज कर लूंगा। लेकिन हमारे पास आता है रॉयल्टीज, ये भी मैंने बताया था। कभी कभी इनटेंजिबल एसेट्स का हमारे पास राइट होता है जो हम यूज करने के लिए किसी और को दे देते हैं और उसके ऊपर हमें क्या मिलती है? रॉयल्टी मिलती है। ये जो है वो एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग और एग्रीमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है। ये याद रखना है आपने, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इंटरेस्ट कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। रॉयल्टी कैसे, उसका रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? एक्रूअल बेसिस के ऊपर, यानी अगर रॉयल्टी ड्यू हो चुकी है तो उसको रिकॉर्ड करो, चाहे मिली हो चाहे ना मिली हो। बाकी टर्म्स के अकॉर्डिंग, टर्म्स के अकॉर्डिंग हर 3 महीने बाद अगर आपको रॉयल्टी मिलनी है तो 3 महीने बाद आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाओ, चाहे रेवेन्यू मिला है चाहे नहीं मिला। चाहे मेरे बुक सेलर ने मेरी बुक्स जो मैंने राइट की थी उसको बेच के काफ़ी पैसे कमा लिए। 3 महीने बाद उसने अगर रॉयल्टी नहीं दी, तो भी मैं रॉयल्टी तो रिकॉर्ड करूँगा ना, क्योंकि वो मेरी है। अभी नहीं मिली लेकिन बाद में तो मिलेगी ना। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग और एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग रॉयल्टी रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट है डिविडेंड्स। डिविडेंड कब रिकॉर्ड होते हैं? जब एक्चुअल पेमेंट रिसीव होती है या फिर जब एक्चुअल में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है या फिर प्रपोज किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। रिकॉग्नाइज व्हेन ओनर्स राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टेब्लिश्ड। जब आपके पास राइट आ जाएगा तब आपको रिकॉग्नाइज कर लेना। और राइट कब आएगा? जब डिक्लेयर की जाएगी, जब डिविडेंड की डिक्लेरेशन की जाएगी ना, तब आपके पास राइट आ जाएगा कि आप डिविडेंड मांग। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी भी स्टूडेंट को? बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अनसर्टेनिटी इन रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। अब देखो होता क्या है कि रेवेन्यू की रिकॉग्नाइजेशन तो करनी है, लेकिन कई बार ना अनसर्टेन हो जाता है रेवेन्यू। उसके 3 केसेस हैं। पहला केस है व्हेन अनसर्टेनिटी अराइजेस आफ्टर सेल ऑफ सर्विसेज। मतलब हमने गुड्स बेच दी, सर्विसेज बेच दी, हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर भी लिया, लेकिन 1 2 3 4 महीने बाद पता चला पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं बैड डेट ही ना हो जाए। तो उस सिचुएशन में अब रेवेन्यू तो आप रिकॉग्नाइज कर चुके हो, अब आपको क्या करना है, फिर उसकी प्रोविजन बनानी है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लाइक सो। सेकंड क्या है? व्हेन अनसर्टेनिटी अराइजेस एट द टाइम ऑफ सेल और सर्विसेज। आपने सामान जस्ट बेचा, सेल कर ही रहे थे और आपको डाउट हो रहा है पैसा आ जाएगा, कब आएगा, पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, अनसर्टेनिटी। तो उस सिचुएशन में आप अभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो ही मत, कि आपने रेवेन्यू पता ही नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थर्ड है इफ कंसिडरेशन इज नॉट डिटरमाइंड विद इन रीजनेबल लिमिट्स। मतलब कितना पैसा मिलना है अगर वही आप पता नहीं लगा पा रहे,
तो भी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज मत करो, पोस्टपोन कर दो, फिर कभी रिकॉर्ड कर लेना जब पता चल जाए। वैसे बहुत रेयर चांस है कि पता ही ना चले कि रेवेन्यू कितना है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगे कि रेवेन्यू नहीं पता चल पा रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज करो ही मत, पोस्टपोन करो। तो कब कब पोस्टपोन करना है, या फिर ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाए, या फिर अमाउंट ना पता हो। अगर बाद में पता चला तो प्रोविजन बना सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, तो जो जो मेजर पॉइंट्स है वो सारे हमने कर लिए। अब हमारे पास ना कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, पता होने चाहिए ये आपको। फर्स्ट, डिलीवरी इज डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट। अब कई बार क्या होता है, हमने सेल्स कर दी, गुड्स और सर्विसेज बेच दी, लेकिन बायर की रिक्वेस्ट पर अभी भी गुड्स वो हमारी पोजीशन में ही है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, रिस्क ट्रांसफर हो गया, लेकिन पोजीशन हमारे पास है, तो इससे कोई मतलब नहीं है भाई। डिलीवरी का डिले बायर ने करवाया, हमने नहीं। अगर हमने करवाया होता फिर तो चलो हम मानते, लेकिन बायर के कहने पर अभी हमने हमारी गुड्स हमने हमारे पास रोकी हुई है किसी भी रीजन से, तो ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मान लिया जाएगा। तो कंडीशन फॉर सेल्स रिकॉग्नाइजेशन, कब कब आपको सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेनी है। नंबर वन, गुड्स आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड इंश्योरिंग दे आर नॉट ट्रांसफर टू अनदर कस्टमर। अगर कस्टमर के कहने पर हमने डिलीवरी रोकी है, कस्टमर की रिक्वेस्ट पर प्रोडक्ट अभी भी हमारे पास ही पड़ा हुआ है, तो भी हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो। पहली कंडीशन, जो गुड्स हमने बेची वो एक स्पेसिफिक नेचर की है और हम पता लगा सकते हैं कि यही वो गुड्स हैं जो हमने कस्टमर को बेची थी, और हम उसको किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी और कस्टमर को नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता है कि ये इसी की थी। सेकेंड, डिलीवरी इज डिलेड एट द बायर्स रिक्वेस्ट। बायर के कहने पे डिलीवरी डिले हुई है, सेलर का कोई गलती नहीं है। गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी टू द बायर, गुड्स तो रेडी हैं, आपने मना किया। एंड फोर्थ, द बायर टेक्स टाइटल एंड एक्सेप्ट बिलिंग। बायर ने टाइटल ले लिया हुआ है, ओनरशिप उसके पास जा चुकी है, बिल बन चुका है, पोजेशन नहीं गई बस, और वो भी उसके कहने पर, तो भी हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ही लेंगे। नेक्स्ट है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अब देखो कई बार क्या होता है, कई बार एक सेलर कस्टमर को प्रोडक्ट बेचता है और वो कहता है इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, मतलब पहले इस्तेमाल करके देखो, अगर सही लगे तो यूज करना, नहीं तो वापस कर देना। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो अप्रूवल बेसिस पर अगर सामान बेचा गया तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करें। सिंपल, रिकॉग्निशन आफ्टर फॉर्मल एक्सेप्टेंस। जब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, मेरे को पसंद आया है, मैं रख रहा हूँ, पैसे ले जाओ, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। या फिर टाइम पीरियड फॉर रिजेक्शन हैज elapsed, या फिर आपने एक टाइम दिया था 5 दिन, 5 दिन इस्तेमाल करके देखो, ना पसंद आए तो वापस कर देना। 10 दिन हो गए, छठा दिन हो गया, तो बस मतलब उसको पसंद आया, 6वें दिन अगर वो वापस करने भी आएगा तो भी हम वापस नहीं लेंगे। तो वेयर नो टाइम हैज बीन फिक्स्ड, जहां पर टाइम फिक्स्ड नहीं किया गया वहां पर भी हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, चाहे अभी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस ही पर है। और अ रीजनेबल टाइम हैज elapsed, रीजनेबल टाइम मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मेरे अकॉर्डिंग 4 दिन बहुत थे, फिर भी मैंने 5 दिए, 4 दिन जहां हो गए मैंने अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स सोल्ड सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन एंड इंस्टॉलेशन। अब कई बार क्या होता है, कुछ गुड्स ऐसी होती है जिनकी ना इंस्पेक्शन और इंस्टॉलेशन करनी होती है। भाई अगर तो इंस्पेक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इंस्टॉलेशन थोड़ा लेंथी है, कॉम्प्लेक्स है, तो जब तक प्रोडक्ट इंस्टॉल नहीं हो जाता, यूज करने के लायक नहीं हो जाता, तब तक हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना। लेकिन अगर जो प्रोजेक्ट है, जो भी हमने सेल किया, वो सिंपल है, उसकी कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, बस डिलीवरी है, तो हम तुरंत उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, एक मशीन है ये, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कार्डबोर्ड हटाया, प्लग में लगाया और चल पड़ा। तो अगर सिंपल है इंस्टॉलेशन तो फिर हम तुरंत रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेल एंड परचेज एग्रीमेंट। अब देखो कई बार क्या होता है, बायर और सेलर में ना एक एग्रीमेंट हो जाता है कि मैं अभी आपको ये बेच रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं यही चीज आपसे खरीद भी लूंगा। ये किया क्यों जाता है, ये एक ना फाइनेंशियल टेक्टिक्स होती हैं
बायर्स की, सेलर्स की, बिजनेसमैन, ताकि वो अपना फाइनेंस रेज कर सके। मेरे को पैसे की जरूरत है, अभी मैं ये पेन बेच रहा हूँ, पैसा आया, इस्तेमाल किया और पैसा जनरेट किया, प्रॉफिट कमाया, फिर बाद में वो मैंने चीज वापस ले ली। एग्रीमेंट, है ना? सो ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें सेल एंड परचेज दोनों एक ही बार में डिसाइड कर लिए जाते हैं। इस केस में हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है ट्रेड डिस्काउंट एंड वैल्यू रिबेट्स। अब देखो कई बार क्या होता है, जब हम बल्क में कुछ सामान परचेज करते हैं तो हमें एक ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो वो डिस्काउंट है जो रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए इसको रेवेन्यू में से डिडक्ट कर दिया जाता है। ये पार्ट नहीं बनता, कहीं भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हो। दूसरा कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो इमीडिएट कैश पेमेंट करने के बदले में एक सेलर अलाउ करता है अपने बायर को। तो ये तो आफ्टरवर्ड्स डिस्काउंट है ना, बाद का डिस्काउंट। तो हमें रेवेन्यू में कौन सी अमाउंट रिकॉग्नाइज करनी है? ग्रॉस अमाउंट। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज ग्रॉस अमाउंट। और जो कैश डिस्काउंट हमने दिया वो हम एज अ एक्सपेंस मान लेते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं। तो बस क्लियर। कैश जितना आया और जितना हमने डिस्काउंट अलाउ किया उसके अकॉर्डिंग हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट है कंसाइनमेंट सेल। अब इसमें तो आपको पता है रेवेन्यू हमें तब रिकॉग्नाइज करना है जब हमारे एजेंट ने प्रोडक्ट आगे थर्ड पार्टी को बेच दिया है। मैंने अपने एजेंट को दिया प्रोडक्ट, वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होता। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तब होगा जब एजेंट आगे थर्ड पार्टी को सामान बेच देगा। नेक्स्ट है गुड्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर और अदर फॉर रीसेल। अब कई बार ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत लेंथी होता है, गुड्स आगे से आगे सेल करनी पड़ती है। तो अगर तो मैं सेल कर रहा हूँ, ट्रांसफर नहीं, सेल कर रहा हूँ, एज अ मैन्युफैक्चरर मैंने होलसेलर को बेची है, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कस्टमर को। तो जब मैंने बेच दी तो रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर है, मैंने उसको बोला है कि भाई ये गुड्स अपने पास रखो, जब बिक जाएं, है ना, जब आप आगे बेच दो तब मैं मानूंगा कि प्रोडक्ट सेल हो गया। तो उस सिचुएशन में क्या, उस सिचुएशन में जैसे कंसाइनमेंट वाला केस है कि जब तक आगे नहीं बिक जाती तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तो वही सेम यहाँ पर फॉलो करना है हमने। नाइन्थ है इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन। इंश्योरेंस एजेंसी वाला कमीशन जो है वो तब रिकॉग्नाइज होती है जब वो या तो पॉलिसी करवाते हैं, सेल कर देते हैं, या फिर पॉलिसी की रिन्यूअल होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस थे जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के डिस्क्लोजर में क्या, सिर्फ एक चीज, आपने अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन पोस्टपोन अगर किया है तो क्यों किया है, उसका सिग्निफिकेंट रीजन बताओ क्यों किया, दैट इज डिस्क्लोजर। चलिए, सो ये हमारा आज का बेसिक मेन कंटेंट था। अब अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास कुछ 4 से 5 क्वेश्चन है जिसके पहले 2 क्वेश्चन हम करेंगे अनसॉल्व्ड है, बाकी के 3 क्वेश्चन सॉल्व्ड हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा, आप उनको रीड करके एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, Zigato runs a food delivery business. As per the agreement, Zigato allows customers to order food from local restaurant and and is responsible for the delivery of the good within stipulated time. मतलब ये जो Zigato है Zomato की तरह, स्विगी की तरह काम करता है और इसका मेन काम क्या है, लोकल रेस्टोरेंट से फूड की डिलीवरी, जो ऑर्डर है उसको डिलीवर करना टू द रिक्वायर्ड पर्सन विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, जो टाइम गिवन होगा। During a particular year, its collection the money on the order online as follows। मतलब पैसा इन्होंने जो कलेक्ट किया वो था 200 lakhs आउट ऑफ द टोटल ऑर्डर। इसमें से 60 लाख डिलीवरी चार्जेस थे, 40 लाख जीएसटी था और 300 लाख टोटल कलेक्शन। टोटल Zigato has received 300 lakh for the above order from customer and the order were delivered to the customers in the specific time। ऑर्डर आया, ऑर्डर डिलीवर किया, 300 लाख रुपए इकट्ठे किए। How much revenue should be recognized by the restaurant and how much should revenue should be recognized by Zigato for the year। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा Zigato का है और कौन सा रेस्टोरेंट है। अब देखो फूड आइटम जो बेची गई है 200 लाख की,
ये वो पैसा है जो रेस्टोरेंट को जाएगा। तो ये फिर किसका रेवेन्यू हुआ? रेस्टोरेंट्स का, है ना? डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं ना ज़िगाटो वाले, कितना? 60 लाख। तो ये जो 60 लैक्स है, ये ज़िगाटो वालों का रेवेन्यू हुआ और ये 40 लाख तो गवर्नमेंट के पास जाएगा। यानी 300 लाख टोटल ज़िगाटो को मिला, लेकिन बाद में इन ज़िगाटो वाले कंपनी को आगे पैसा वापस करना होता है रेस्टोरेंट्स को। तो इन दिस वे आपको ये ध्यान रखना है कि भई कितना पैसा, कितना रेवेन्यू किस कंपनी का जनरेट हुआ है। तो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। A Limited entered into a contract with B Limited, ठीक है, to dispatch goods valuing rupees 25,000 every month for 4 month। 25,000 की वैल्यू वाले जो गुड्स हैं, वो आने वाले 4 महीने के लिए आप लगातार सेल करते रहना, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी 1,00,000 रुपए। अपॉन रिसिप्ट ऑफ द एंटायर पेमेंट, बी लिमिटेड अकॉर्डिंगली मेड द पेमेंट ऑफ रुपीज 1,00,000। बी ने ए को 1,00,000 की पेमेंट कर दी एंड ए लिमिटेड स्टार्टेड डिस्पैचिंग द गुड्स। फिर गुड्स डिस्पैच करना शुरू कर दी। अब एडवांस पेमेंट आई हुई है ना 1,00,000, पूरी की पूरी 1,00,000 अभी तक एडवांस पेमेंट। इन थर्ड मंथ, मतलब फर्स्ट 2 मंथ हो गए। फर्स्ट मंथ में बिल्कुल सही रहा, ए जो है वो 25,000 अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता है। सेकंड मंथ भी बिल्कुल सही रहा, अगला 25,000 जो कि ऑलरेडी मिला हुआ है, वो रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। अब बाकी 50,000 बचा, वो अभी एडवांस है, अब तक। अब हम लाइन रीड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इन द थर्ड मंथ ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, B Limited requested A Limited not to dispatch goods until further notice to A Limited. So, though A Limited is holding the remaining goods worth rupees 50,000 ready for dispatch. अब B Limited जो बायर था, B Limited यानी बायर की रिक्वेस्ट पर सेलर ने सेलिंग नहीं की, मतलब प्रोडक्ट अपने पास ही रखा हुआ, लेकिन ऑनरशिप बिलिंग वगैरह कर दी। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ? ए लिमिटेड अकाउंट रुपीज 50,000 एज अ सेल्स। ए कहता 50,000 का तो सामान मैंने बेचा, वो मेरी सेल है, एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू एडवांस रिसीव। बाकी जो 50,000 बचे, 50,000 किस चीज के? 2 महीने की, 25,000 और 25,000 की ट्रांजेक्शन की। ये समझता कि बाकी 50,000 मेरा अभी एडवांस है, अभी मेरी सेल्स हुई नहीं है, तो इसको मैं एडवांस मांगता हूँ। कमेंट अपॉन द ट्रीटमेंट ऑफ द बैलेंस अकाउंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अब आपने ये बताना कि क्या ये सही किया, इसको हम एडवांस माने? नहीं। अभी हमने रीड किया था ना, डिलीवरी डिले करने की रिक्वेस्ट अगर बायर करता है, तो उस सिचुएशन में आपको सिर्फ चेक करना है कि रिक्वेस्ट की है, अमाउंट सर्टिफाइड है, क्यों डिले हुआ है, बस। तो अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है चारों की चारों, तो ये तो सेल्स मानी जाएगी ना, हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। ये रहा, गुड्स आर स्पेसिफाइड, ये इसकी हैं। सेकंड, रिक्वेस्ट बायर ने की थी। थर्ड, डिलीवरी पॉसिबल है, रेडी है डिलीवरी। टाइटल हमने आपको दे दिया हुआ है, बस आप मना कर रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें एडवांस माना गया था, जो कि गलत है। अब इसके अलावा ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हो। स्लाइड मैंने ओपन की है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अभी इसको पॉज करके रीड कर लीजिए, समझ लीजिए। डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम उस डाउट को भी क्लियर कर सकें। ये लास्ट क्वेश्चन। चलिए, आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपको कोई डाउट नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए।